हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज है डे थर्ड। फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो देख लेना। हम 4 डेज की वीडियोस बना रहे हैं। डे 1 में स्पीकिंग, डे 2 में राइटिंग, आज है डे 3 रीडिंग करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है। आज हम इस डिफिकल्ट सेक्शन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो चेक कर लीजिए। कई बच्चों के 90 ईच आए हुए हैं, कईयों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हम आपको कोचिंग दे सकते हैं, आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं ताकि आप हमारे को कॉन्टैक्ट करिए। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी होते हैं जो कि हम कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। गाइज, रीडिंग के अंदर हमारे पास 5 सब सेक्शंस होते हैं। इन डिटेल में बात करूंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपके कम स्कोर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, रीज़न क्या है, क्या क्या गलतियां कर रहे हो और कैसे हम अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका लेवल लो है तो हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सारा इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में लिखने वाले हैं और तो आपको समझाने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इसमें लैग करते हैं। तो सबसे पहले बात, पीटी रीडिंग सेक्शन में हमारे पास कौन कौन से सेक्शन होते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर। सेकंड, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर। थर्ड, रीऑर्डर पैराग्राफ्स। फोर्थ, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑल गुड। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 90 आउट ऑफ 90 सिर्फ इन्हीं 5 सेक्शन में नहीं है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये पांचों के पांचों सेक्शन में 90 आउट ऑफ 90 नहीं है। इसके अलावा बाकी सेक्शन में भी हमारे स्कोर्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रीड अलाउड, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। करेक्ट। तो अभी इनमें से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने चाहिए। ध्यान इन द सेंस कि हमें देखना ही नहीं चाहिए कि भाई, मतलब हमें प्रैक्टिस भी ना करें। उसका क्या करें वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात तो यह कि मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, ये दोनों अनइम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। इसका क्या करें, इसका हमने बी ऑप्शन या सी ऑप्शन दोनों में से एक लगा दो। चाहे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, इसमें एक से ज़्यादा चूज कर सकते हो। बट हमारे केस में इन 5 सेक्शन के करने के लिए हमारे को एक सबसे बड़ा जो चुनौती आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 25 to 32 मिनट्स होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एवरेजली देखा गया है कि इतना टाइम ही होता है 25 मिनट्स और 32 मिनट्स। अगर मैं लगा के चलूँ कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के 1 या 2 क्वेश्चन आए, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आए, इसके 2 या 3 आए, इसके 3 या 5 आए, इसके भी 3 या 5 आए। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, इसके मैं लगा के चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन आए, 2 + 2 4, इसके भी 2 क्वेश्चन आए, रीऑर्डर के 6, इसके 5 क्वेश्चन आए, 11, इसके भी 5 क्वेश्चन आए, 16। हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलें। तो अगर हम 15 to 17 मिनट्स को इससे डिवाइड करें, मतलब 32 डिवाइड बाय 17 करें, तो हमारे को कैलकुलेशन करके पता लग जाएगा कि भाई हमारे को कितना टाइम लगाना है। अगर सीधा हिसाब है 17 × 2 34 होते हैं। अगर यहाँ पर 34 टाइम होता तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 मिनट्स चाहिए, करेक्ट। बट हमें इन दोनों सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसका जो टाइम है वो हम इन तीनों सेक्शन के ऊपर लगाएंगे ताकि इनके अंदर ज़्यादा स्कोर है। और रिमेंबर वन थिंग गाइस, मैंने पीटी का विजुअल मॉक टेस्ट दिया था, पूरे रीडिंग को सॉल्व किया था और उसमें क्वेश्चन 2 या 3 इसके आए थे, रियल पैराग्राफ के थे 5 उसके आए थे, 5 उसके आए थे। तो मेरे पास जो स्कोर आए थे रीडिंग में वो 45 to 47 के बीच में आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब देखा जाए कि अगर मैं मान के चलूँ 47 स्कोर आए हैं मेरे सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल में, कितने कम है,
कितने कम है बोलो? 33 स्कोर्स हमारे कम है। 33 और 43? 43, यस 43 स्कोर्स हमारे कम है। अब 43 जो स्कोर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? मतलब ये कह सकते हैं कि 50% जो है 90 में से अगर हम देखा जाए 47 स्कोर्स आते हैं सिर्फ रीडिंग में से। मैं 40 भी छोड़ देता हूँ, मैं 50 मान के चलता हूँ, तो आप लगा लीजिए 40 स्कोर्स वो कहाँ से आएंगे? क्या ये मान सकते हैं कि 60% जो रीडिंग के स्कोर्स हैं वो सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल में, जो 40% हैं वो बाकी अदर मॉड्यूल्स में हैं? अदर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? रीऑर्डर पैराग्राफ, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जिनमें से हाईलाइट करेक्ट समरी जो अनइम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ इसके 1 या 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, मैं कहता हूँ उसके 5 नंबर कट गए तो भी हमारे पास 35 हैं। अब 35 स्कोर जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस में से आएंगे? इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन आता है समराइज रिटर्न टेक्स्ट। ये भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9 सेक्शन में से समराइज रिटर्न टेक्स्ट है जो आएंगे। मतलब जो हमारे 40 स्कोर्स हैं इन चारों सेक्शन में से आएंगे। अब हम रेशो चेक कर लेते हैं कि किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो इसके नंबर 3 से 5 आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 1 और 2 आता है, ये भी 1 और 2 आता है। तो मतलब ये कहने का हुआ 3 से 5 क्वेश्चन जिसमें है रीड अलाउड, उसके अंदर हमारे पास रीडिंग के इस 40 में से कम 25 स्कोर तो होंगे ही होंगे, मिनिमम 25 से 30 स्कोर तो होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एक सही होता है तो अगर एक स्कोर लिसनिंग को जाए, एक स्कोर रीडिंग को जाए, तो भी हम मान सकते हैं, तो भी इसके अंदर हमारे 10 to 15 स्कोर्स ही होंगे। इन दोनों का मिला के अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 स्कोर्स है। पर सबसे ज़्यादा स्कोर किस में आ गए? हमारे रीड अलाउड सेक्शन में आ गए। तो गाइज आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप स्कोर्स को लूज कर सकते हो। ये हमारा एक मार्किंग क्राइटेरिया था, एक अप्रॉक्सीमेटली जो आपको कह सकता हूं कि बताएगा आपको कि किस में ज़्यादा स्कोर है। अब आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर आपका लेवल जो है वो 6 ईच का है बट चाहते 7 ईच हो, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से ऊपर नहीं। बच्चों की 6 ईच की रिक्वायरमेंट होती है पर फिर भी स्कोर नहीं हासिल कर पाते बिकॉज उनको नहीं पता लगता कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, हैंस उनके जो स्कोर्स हैं वो चले जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। तो आइए हम 1 by 1 करके रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले हमने किए थे तो बड़े इजी वे के साथ हमने इनको सॉल्व कर लिया था। अब इस केस में देखिए पहले क्या होता था कि हमें रूल्स के अप्लाई होता है, पूरा क्वेश्चन रीड करो, वो हम करेंगे। फिर रूल होता है कि आप कोई कनेक्टर या कंजंक्शन ढूंढो ताकि हमारे को ये पता लग सके कि उसका कनेक्शन कैसे बनता है। अब इस केस में देखिए दी रेट ऑफ रिफ्यूजी वी, ये एक तरह का प्रोनाउन है जो पहले पर नहीं आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ये भी एक तरह का कनेक्टर कह लो या कोई बात हुई है। तो अभी 3 बच गए हैं। कई बार तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें सिर्फ एक ही हमारे को दिखता था, वो इंडिपेंडेंट होता था, हम उससे अंदाजा लगा लेते थे कि इसका आंसर ये आएगा। बट इस केस में चेक करिए हमें पूरा क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है गाइस। हालांकि रियल एग्जाम में 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं, मे बी यू विल गेट 1, इट डिपेंड्स। सो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत टाइम ले सकता है। रिमेंबर वन थिंग, आपने 2 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। जैसे 3 रीऑर्डर पैराग्राफ्स आए, अगर रीऑर्डर पैराग्राफ आप 1.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो वो टाइम हमें क्या पता जो आने वाला क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो तो हम वो आधा मिनट जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एवरेज हमने 2 मिनट्स ही रखना है। तो इसलिए गाइस अगर आपने रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व करना है तो आप ट्राई करोगे विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करें। बट हु नोज कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट आएगा या नहीं। ये ना हो कि आप सही करने के चक्कर में या भागने के चक्कर में जो आपने क्वेश्चन करना है वही गलत हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड, यहाँ पर बट as some argues at the expense of our human rights reputation, we took even more than, ये हम पढ़ेंगे नहीं,
With the election of a new administration, all refugees were subject to detention while waiting for a decision on their application. अब इसको आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो। अभी बात क्या हो रही है, रिफ्यूजी की हो रही है। रिफ्यूजी कौन होते हैं? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी केस डाल दिया या प्रोटेक्शन वीज़ा डाल दिया, हालांकि मुझे वीज़े की नॉलेज नहीं है इतनी, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो साइलम डाल देते हैं, रिफ्यूजी उसको कहते हैं। तो विद द इलेक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल रिफ्यूजीज, देखो यहाँ पर क्या है कि इसका रिफ्यूजी की बात हो रही है, यहाँ पर भी रिफ्यूजी की बात हो रही है, यहाँ पर रिफ्यूजीज की बात हो रही है, एट द सेम टाइम नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है वो पहले नंबर पर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमारे को इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाएगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाएगा, या आपको जब आप रीड करते होगे पूरा क्वेश्चन तब आपको कुछ पेयर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो स्कोर्स होते हैं वो पेयरिंग बेसिस के ऊपर होते हैं। अगर एक करेक्ट होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो इस केस में आप दोबारा हम चेक करेंगे। फिर ऊपर से द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड बट एज सम आर्ग्यूज, हम इसको पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू हैव ए जेनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज फ्लेइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है रिफ्यूजीज, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ऑस्ट्रेलिया यूज करता था जनरल पॉलिसी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लो। तो ओके, वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन ए पॉपुलेशन वेटेड बेसिक। With the election of new administration, all refugees were subjected to detention while waiting for a decision. Okay. At the same time, a raft of changes were introduced to alter Australia's migration law and policy. अब देखो, अब बहुत ही कितनी बार पढ़ने के बाद भी आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में ये टाइम कंज्यूमिंग होगा गाइस। ओके, तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब इसको मत देखते जाओ कि इसके साथ ही हमने पेयर बनाना है, हम बाकियों को भी देखते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं, With the election of a new administration, all refugees were subjected to detention while waiting for a decision on their application. At the same time, a raft of changes was introduced. अब देखो, इसका कनेक्शन सी का कनेक्शन डी के साथ बन रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है विद द इलेक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ऑल रिफ्यूजीज वर सब्जेक्ट टू डिटेंशन, जो भी रिफ्यूजी थे उनको डिटेंशन में डाल दिया वाइल वेटिंग फॉर ए डिसीजन, जो वेट कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। उसी टाइम एक नया चेंज आ गया, वॉज इंट्रोड्यूस टू अल्टर ऑस्ट्रेलियाज माइग्रेशन लॉ एंड पॉलिसी। फिर उसके बाद दोबारा चलते हैं, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड। जब जो चेंज आया उसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स जो होगा वो स्लो हो चुका है। तो एंड में बचा गया हमारे पास बी। तो आंसर हमारे पास इसका कनेक्शन तो बन ही गया है, सी का, डी का और ए का। अब हमें ये पता करना है कि ई के बाद बी आएगा या ए के बाद बी आएगा। अब हम चेक करते हैं। अब द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स वॉज इंडीड स्लोड, यहाँ पर एक जनरल बात की हुई है, पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात की हुई है, तो उसका संबंध इससे बन सकता है। वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन ए पॉपुलेशन वेटेड बेसिक। यहाँ पर उन्होंने बताया है ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू हैव अ जेनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज फ्लेइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। We took even more than our share of refugees on a population weighting basis. So आंसर क्या आ गया? E, B, C, D, A। हालांकि इसमें आपको दिक्कत आई होगी समझने की। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट्स आपके पास हैं, इसको देखो, चेक करो। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ही लगा हुआ है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ही लगा हुआ है। जब भी किसी ऑप्शन में ही लगा होता है तो कोई ना कोई पर्सन का नेम होता है। ही मतलब मेल का नेम होगा, हमें वो ढूंढना है। नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन। अभी तक तो हम ये करके आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। सो यू हैव 2 मिनट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो आपने पढ़ लिया होगा पूरा क्वेश्चन, विद इन 2 मिनट्स के अंदर करना है। 4 ऑप्शंस आए हुए हैं, तो हम दोबारा पढ़ते हैं। वॉलमार्ट शॉपर्स, मैनी ऑफ whom live pay check to pay check, typically shop in bulk at the beginning of month when their paychecks come in. We are seeing core consumers under a lot of pressure. Duke said, अब देखो ड्यूक आ गया, ये एक नाउन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता नहीं होगा। Duke said at an event in New York,
there is no doubt that rising fuel prices are having an impact. Walmart's core shoppers are running out of money much faster than a year ago due to rising gasoline prices, and the retail giant is worried, CEO Mike Duke said. देखो यहाँ पर आया है प्रॉपर नाउन, यहाँ पर आया है पूरा नाउन, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है। यहाँ पर उसने उसका फुल नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम भी है और सर नेम भी है, यहाँ पर उसका सर नेम है। तो कभी भी याद रखना गाइस, पहले सर नेम नहीं आता है, पहले पूरा आता है। हमें ये पता तो लग गया कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला बी के पहले आएगा। अब सी और बी में भी कोई बीच में आएगा कि नहीं आएगा वो हम आगे बढ़ते हैं। लेटली दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, ये देखो यहाँ पर आउट ऑफ मनी भी आ गया और ही भी आ चुका हुआ है, ही सेड। अब नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। वैसे पीछे तो हम यही करके आए थे, माइक ड्यूक लगा हुआ है, फिर उसके पीछे ही लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ड्यूक भी है, सर नेम भी है, सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी। हम इसको पढ़ते हैं, यही वाला फर्स्ट पे आएगा क्योंकि बाकी सभी में तो आपको कहीं पर प्रॉपर नाउन नहीं मिला है। तो जब प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो ऑप्शन पहले नंबर पर आ सकता है मोस्ट ऑफ द चांस। सो Walmart's core shoppers are running out of money much faster than a year ago due to rising gasoline prices, and the retail giant is worried, CEO Mike Duke said Wednesday. फिर ऊपर आ जाओ वॉलमार्ट शॉपर, देखो यहाँ पर भी वॉलमार्ट की बात हुई है, यहाँ पर भी वॉलमार्ट शॉपर्स की बात हुई है। लगातार दो चीज़ें इकट्ठी नहीं आएंगी, उसके बीच में कुछ आएगा, मतलब सी के बाद ये नहीं आएगा। अब भी चलते हैं, वी आर सीइंग कोर कंज्यूमर्स अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ड्यूक सेड एट एन इवन इन न्यूयॉर्क, देयर इज नो डाउट दैट राइजिंग फ्यूल। अब यहाँ पर देखो बात हो रही है इसकी राइजिंग गैसोलिन प्राइसेस, और यहाँ पर बात हो रही है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। ये आपस में लिंकिंग कर रहा है, उसके अंदर राइजिंग प्राइस फ्यूल की हो रही है, इसमें कर रहा है, ऊपर से यहाँ पर ड्यूक की बात हो रही है। तो सी के बाद क्या आएगा हमारा बी। अब बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा कि डी आएगा। अब हम फिर दोबारा ऊपर चलेंगे। अब देखो फिर वॉलमार्ट शॉपर्स मैनी ऑफ हुम लाइव paycheck to paycheck typically shop in bulk at the beginning of the month when their paychecks come in. Lately they are running out of money at a faster clip, he said. अब देखो यहाँ पर ये बात को पूरी कर रहा है। अब वॉलमार्ट वाला तो हमने पहले लगा दिया, फिर उसके बाद ये लगा दिया, उसके बाद वॉलमार्ट वाला दोबारा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वॉलमार्ट कोर शॉपर्स आर रनिंग आउट ऑफ मनी, यहाँ वॉलमार्ट शॉपर्स मैनी ऑफ हूम लिव पे टू पे चेक टिपिकली। तो आंसर हमारा ए आ गया और बचा गया हमारे में डी। आंसर है सी बी ए डी। अब कितने लोगों का हुआ है सही, नीचे कॉमेंट कर दीजिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स को देखो, यूटिलाइज करो, सोचो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑल गुड, तो प्रॉपर वे के साथ हम इसको करेंगे, राइट। तो आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है पूरे क्वेश्चन को रीड करो, देन आफ्टर उसके बाद आपको कनेक्शन बनाना है, नाउन प्रोनाउन और कनेक्टर कंजंक्शन उसका लिंक करना है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। जस्ट वेट अ मोमेंट, मुझे कॉल आया है। ओके, सो अब पहले चेक करते हैं। मोस्ट पीपल स्पेशली फॉर पैसिफिक आइलैंडर्स आर अवेयर ऑफ द सी लेवल चेंज विच मे caused by many factors, but no of them has deeper sensation of flooding than Tuvalu। ये एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड में लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर पहले इसकी बात की होगी। ये देखो टुवालू, यहाँ पर उसने स्टार्टिंग किया है। टुवालू ए कोरल कंट्री consists of 9 lowing islands in the central Pacific between the latitudes of 5 and 10 degrees south, has the average elevation of 2 meters up to sea level। अब यहाँ पर टुवालू जो दिया हुआ है स्टार्टिंग के ऊपर है, मतलब ए के पहले तो बी आएगा ही आएगा, ओ सॉरी बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। पहले मैंने क्या कहा था, ए के पहले बी आएगा, यस पहले मैंने करेक्ट बोला था। अब मुझे नहीं पता बी के ए के बीच में कोई ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता, वो मैं आगे पढ़ूंगा। लोकल पीपल कॉल द फ्लडिंग वाटर oozes up out of the ground king tide that happen almost once or twice a year, which destroyed the plant, polluted their fresh water and forced them to colonize to some other countries। Meanwhile देखो आ गया, meanwhile का मतलब क्या होता है कि
आज की डेट में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, द मैक्सिमम सी लेवल रिकॉर्डेड। अब देखो सी लेवल की बात हो रही है, इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी सी लेवल की बात हो रही है, बाकियों में आई थिंक सी लेवल की बात नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, तो मतलब यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये वाला देखिए, हम पहले करेक्शन बना के देखते हैं कि ए के बाद डी आएगा कि बी के बाद डी आएगा। पहली बात तो ये, बी के बाद तो ए आएगा ही आएगा, हम एक बना के देखते हैं, बी के बाद तो ए आएगा ही आएगा। अब बी के बाद डी नहीं आएगा, रीज़न क्या है, अब पहले ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर इसका कनेक्शन बन गया इसके साथ, ना कि सी लेवल के साथ। और यहाँ पर सिंपल बात की हुई है कि टुवालू ए कोरल कंट्री कंसिस्ट ऑफ 9 लो लाइंग आइलैंड्स इन द सेंट्रल पैसिफिक बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 5 to 10 डिग्री साउथ। फिर उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली फॉर पैसिफिक आइलैंडर अवेयर होते हैं कि सी लेवल चेंज विच कोज्ड ऐसे। फिर उसमें आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मैक्सिमम सी लेवल जो रिकॉर्डेड हुआ था वो इतना हुआ था, मतलब बी ए डी। अब हमें ये देखना है डी के बाद सी आएगा कि ये बी के आगे सी आएगा। देखो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करती है ट्रिक्स। ओके, तो अगर मैं लगाता हूँ डी के बाद सी, जैसे कि डी क्या है, मीन वाइल द मैक्सिमम लेवल रिकॉर्डेड वाज 3.44 मीटर ऑन February 28, 2006 दैट डैमेज Tuvalu's property badly. Local people call the flooding water oozes up out of the ground king tide that happened almost once or twice a year, which destroyed the plant, polluted their fresh water and forced them to colonize to some other countries. Okay, देखो यहाँ पर कंट्री की बात हुई है, यहाँ पर कंट्री स्टार्ट हुई है, पहले उसने ये बात की है सम अदर कंट्रीज की बात कर रहा है, फिर उसने टुवालू की स्पेशल बात करी, इसलिए इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर आएगा, आंसर आएगा सी बी ए डी। तो कैसी लगी वीडियो गाइस, आई होप ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके माइंड को थोड़ा सा हिला के रख देंगे। गाइस फर्स्टली हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस आप जलंधर के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल क्लासेस हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे कम समय के अंदर, जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। ग्रामर रूल्स को समझने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इस वीडियो का। फर्स्ट रूल क्या है, जब ब्लैंक इट विच या डैट के बाद में आता है तब हम क्या करेंगे, एस या ई एस वाला जो वर्ड होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल तौर के ऊपर देखिए, इट रेन्स वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, जैसा कि मैंने कहा था ब्लैंक आफ्टर इट विच डैट जब आएगा एस या ई एस वाला आएगा। जैसे कि विच का इस्तेमाल कैसे हुआ, द प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स, अगर इन विच आ गया तो एस ई एस वाला उसके पीछे आएगा। उसी तरह डैट आ गया जब, तब उसके पीछे एस या ई एस वाला दोबारा आएगा। तो ये एक पहला गोल्डन रूल होगा। सेकंड रूल, जब एंड का इस्तेमाल होता है, एंड का इस्तेमाल अगर होता है तो आप सतर्क रहना कि इसके अंदर आपको हर तरह से एक चुनौती मिलेगी जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, राइट। अगर तो एंड के आगे सिंगुलर आता है, ब्लैंक जो है एंड के पीछे है लेकिन एंड के आगे सिंगुलर है तो उसके पीछे भी सिंगुलर आएगा। उसी तरह अगर एंड के आगे प्लूरल है तो एंड में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्लूरल आएंगे। हैंस अगर कोई वर्ड एंड के आगे एस या ई एस वाला है तो एंड के पीछे जो ब्लैंक आएगा उसके बहुत हाईली चांसेस हैं कि उसके अंदर एस या ई एस आ जाए। अगर कोई डबल एल वाला आएगा बहुत हाईली चांसेस हैं ब्लैंक जो आया है एंड के पीछे वो भी एल या ई एल वाला आ जाए। जैसे कि द कैट एंड डॉग, अब देखो ये कैटेगरी सेम है एनिमल्स की। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, देखो दोनों प्लूरल में आ गए और इसके अंदर कैटेगरी सेम है। ये एक सेकंड गोल्डन रूल हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे से पूछते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे, इन शॉर्ट आप उसको देख ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। रीडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी आप समझ लेते हो।
थर्ड गोल्डन रूल, आर्टिकल्स की बात करूंगा। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। अ ब्लैंक आफ्टर ए एंड द इज अ नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। सिंपल इंग्लिश में नाउन की परिभाषा सिंपल नेम, सिटी नेम, प्लेस नेम, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। अ टॉल बिल्डिंग, टॉल क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो मतलब उसके पीछे नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव आ सकता है। उसी तरह एन के पीछे इंटरेस्टिंग बुक, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, बुक जो है नाउन है। एन एलिफेंट, एलिफेंट जो है एक नाउन है। दी मूवी, मूवी नाउन है। तो इस तरीके के साथ आप ये 3 गोल्डन रूल अप्लाई करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर पता लगेगा आपको कि इन रूल्स को हमने कैसे ढूंढना है इजी वे के साथ, ताकि हम इसका आंसर को चूज कर पाए। तो ये एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, आपके पास 2 मिनट्स हैं, पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से आपने आंसर चूज़ किए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं ईमानदारी के साथ। क्योंकि हम सारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो सीखने के लिए देख रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है कि अगर आपके गलत हो जाते हैं। देखिए गाइस, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रूल नंबर 1 आपने क्या अपनाना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको रीड करना है, ताकि आपको इसका लॉजिक पता लग सके कि एक्चुअली में बात क्या हो रही है। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है, उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्या बात हो रही है, उनके लिए भी ट्रिक मैं बताऊंगा। बट अगर आपका टारगेट 7 ईच है या 8 ईच है, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसके जो वर्ड्स के हेल्प से हम अपने जो ब्लैंक्स हैं उसको ढूंढ पाएँ। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे काम करती हैं, राइट। अब देखिए, ब्लैंक के आगे और पीछे हमने ये देखना है कि क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, डैट का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंड का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैंक के आगे द का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाज का इस्तेमाल हुआ है, फोर का इस्तेमाल हुआ है ब्लैंक के आगे, लेकिन इसके पीछे एंड एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस का इस्तेमाल हुआ है। तो बड़े ही ध्यान से इसको देखना है। बहुत सारे ऐसे ब्लैंक्स आ जाते हैं, जैसे कितने 5 ब्लैंक्स हैं, 5 में से आपको
मैं कहता हूँ 50 to 60% जो ब्लैंक होते हैं वो आपको इन्हीं ग्रामर रूल्स के सहारे सॉल्व हो सकते हैं गाइस। अगर आपका 6 इंच का टारगेट है तो अगर आप इन ग्रामर रूल्स को देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, चाहे वो 7 इंच भी हो 8 इंच भी हो, उसके लिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है। सेकंड स्टेप आप ब्लैंक के आगे या पीछे देखोगे कि कोई ग्रामर रूल यूज़ हो रहा है। इसके लिए आपको टेंसेस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि टेंसेस भी कवर कर दिया जाए। ये एक पूरी सीरीज़ बन रही है ताकि आपको एग्ज़ाम तक जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो ख़त्म हो जाए, पूरी की पूरी सीरीज़ चेक करना। तो अभी दूसरा स्टेप क्या है कि आपने ब्लैंक के आगे पीछे देखना है। तीसरा स्टेप क्या है, आप ऑप्शंस को रीड करिए। क्या आपको लगता है कि इन ऑप्शंस में कोई ऐसे वर्ड हों जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि डैट। डैट के पीछे रूल नंबर 1 क्या मैंने समझाया था, डैट के पीछे क्या आता है, एस या ई एस वाले जो हैं वो आएंगे। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, एस या ई एस वाले आएंगे। ये देखिए ये डैट वाला आ गया, और उसी तरह यहाँ पर है डैट। अब एस या ई एस वाले ही आएंगे फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो कौन से हो सकते हैं, ये देखिए रेगुलरिटी है नहीं, डिपार्चर नहीं, एडवेंट नहीं, फिनोमिना नो, कंसर्ट नो, डिपार्ट्स है, कैलेंड्रिकल नो, और एनकम्पासेस है। अब इन दोनों में से, अब हमारी देखो इन दोनों में से एक आंसर यहाँ पर आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा अब हमें समझना है, अपना सेंस यूज़ करना है। ग्रामर रूल्स कई बार आपको क्वेश्चन तक पहुँचा देंगे, आंसर तक आपको बता देंगे। देखो आउट ऑफ कितने ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ब्लैंक्स हैं, ठीक है। अब आउट ऑफ 8 ट्रिक ने बता दिया कि भाई आंसर इन दोनों में से एक है, क्योंकि इसके अंदर एस ई एस जो लगा हुआ है वो यहाँ पर आएगा। अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपको आंसर इजी में पता लग जाता है, जैसे कि कई बार डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, अब एस वाला या ई एस वाला एक ही होता तो ये वो यहाँ पर आ जाना था, इस केस में 2 हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ ऑल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड डैश, ओके, अंटिल द डैश ऑफ द टेलीस्कोप एंड देखो एंड आ गया, एंड द डिस्कवरी ऑफ लॉस। अब जो एंड है, एंड के आगे ब्लैंक आया, मतलब हमें यहाँ पर जो आएगा वो इसके रिलेटेड होना चाहिए। द डिस्कवरी, कोई ऐसा वर्ड कोई डिस्कवरी के रिलेटेड हो वो हम करेंगे। द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज प्राइमरली डैश विद नथिंग। अब यहाँ पर देखो वाज आ गया, वाज के पीछे इज आर एम वर्ब के पीछे लगता है, यहाँ तो आएगा ईडी वाला या थर्ड फॉर्म वाला, राइट। क्योंकि टेंसेस अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे, एस वहाँ पर वर्ब के जो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वाज या वर्ब लगता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे विद नथिंग एंड प्रॉब्ली फॉर डैश एंड एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेज। यहाँ पर देखो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेज लगा हुआ है, तो हमारा ये देखते हैं कि इसके रिलेटेड कोई वर्ड है। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा जो आया वो है कैलेंड्रिकल, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर 5th में वो आएगा कैलेंड्रिकल, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल की बात हो रही है। उसी तरह हम आगे बढ़ें, यहाँ पर बात हो रही है डिस्कवरी की। अब डिस्कवरी के रिलेटेड कौन सा वर्ड है, रेगुलरिटी नो, डिपार्चर का मतलब होता है जाना, एडवेंट मुझे नहीं पता, फिनोमिना नहीं पता, कंसर्न थर्ड फॉर्म आ गई, डिपार्ट्स नहीं आएगा, ये उसके रिलेटेड नहीं है, एनकम्पासेस नहीं आएगा। मतलब हमारा जो ज़्यादातर वर्ड बनता है डिस्कवरी के रिलेटेड वो बनता है एडवेंट। फिनोमिना एक हम कह सकते हैं कोई तरीका हो, एक ज़रिया हो, फिनोमिना हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके रिलेटेड नहीं आएगा। अब देखो एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस दैट डैश द स्टडी ऑफ ऑल, जो कि एक्सपैंड करती है, और उसके रिलेटेड डिपार्ट का मतलब होता है जाना, लीव करना। तो यहाँ पर तो कोई सेंस बन ही नहीं रही, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, एनकम्पासेस। अब हमारे पास कौन कौन से बचे, एक तो ये बच गया, दूसरे में क्या आएगा, एक तो ये बच गया, तीसरे में 4th में क्या आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है,
अब हम बात करें वास की बात की हुई है, वहाँ यहाँ पर आईएनजी वाला आएगा या तो आएगा हमारे पास ईडी वाला या थर्ड फॉर्म आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो ए की थर्ड फॉर्म है वो है कंसर्न्ड, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ में आएगा कंसर्न्ड। अब हम बचें दूसरे के अंदर। अब दूसरे के अंदर बात करते हैं रेगुलरिटी। यहाँ पर बात क्या हुई है, यहाँ पर स्टडी ऑफ ऑल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स एंड डैश until the dash of the telescope। ओके, सो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कौन कौन से चले गए हैं। कैलेंड्रिकल भी चला गया, बासिस भी चला गया, कंसर्न भी हो गया, एडवेंट भी हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या आएगा। देखो डिपार्ट्स की तो बात हो ही नहीं रही, तो डिपार्चर और डिपार्ट्स नहीं आएगा। अब देखिए, अब हमारे पास दो रह गए हैं, रेगुलरिटी और फिनोमिना। अब आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या आना चाहिए? सिचुएशन को समझिए, बाकी हमने सारे ब्लैंक्स भर लिए हुए हैं। तो वो एक तरीके के बारे में बता रहे हैं, एक ज़रिए के बारे में बता रहे हैं, एक रास्ते के बारे में बता रहे हैं। उसके लिए हमारे पास आएगा फिनोमिना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट में आ गया एनकम्पासेस, सेकंड में फिनोमिना, थर्ड में आ गया हमारा एडवेंट, फोर्थ में आ गया कंसर्न्ड, ठीक है, और फिफ्थ में क्या आ गया हमारे पास? लास्ट एंड वाला जो था वो कैलेंड्रिकल मिल गया। अब आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि आपको पता लग सके एक बार फिर। अब आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वाला जो ब्लैंक है वो हमने पहले सॉल्व कर लिया। ऐसा हो सकता है आपके साथ गाइस, क्योंकि रीज़न क्या है, आपको क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरा आपने पढ़ना है। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को रीड करने में हमारे को टाइम चाहिए। अब देखो 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर 2 मिनट्स के अंदर अंदर करना, और हमने कितना टाइम इसके ऊपर लगा दिया। क्यों? क्योंकि अभी आप लर्निंग मोड के ऊपर हो, समझ रहे हो। जितनी देर तक आप समझोगे नहीं उतनी देर तक स्कोर नहीं आएगा गाइस। तो अगला देखते हैं एक और, जैसे कि मैंने बताया वाज वर के पीछे वर्ब के साथ आईएनजी या थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ब्लैंक आफ्टर वाज वर विल बी द वर्ड वीएनजी प्लस और। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लास्ट आंसर में मैंने किया था कंसर्न, जब बी भी आता है तो भी थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर देखिए द लास्ट ब्लैंक इज बिफोर एंड जो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, उसी के सिमिलर आता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कौन कौन से आंसर्स लगाए हैं। नीचे कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑल गुड, ओके। सो जैसा कि मैंने कहा था कि रूल नंबर 1,
आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है। रूल नंबर सेकंड, आपको ब्लैंक के आगे और पीछे देखना है। ये देखिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है, इज लगा हुआ है और व्हेन लगा हुआ है और बी लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। तो ये हमारे सॉल्व करेंगे। अब देखो, डांस हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी म्यूजिकल्स, इन सम डैश, in some underestimating, in some price, in some enhances, introduce, in some cases, yes। देखो ये तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है, कई बार हमारी कॉमन सेंस काम कर जाती है गाइस। रीज़न क्या है, कोई वर्ड अगर आपको सुनने में अच्छा ही नहीं लग रहा तो वो कैसे आ सकता है। अब इन सम केसेस, हालांकि मैं इसके ऊपर श्योर हूँ, बट आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के अंदर आंसर लगा के आपने आगे भाग जाना। नो, आप आगे बढ़िए और देखिए कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई और ऑप्शन तो नहीं है। स्पेक्टिकल, क्रिटिकल, इफेक्टिव एरियाज, नो। अब इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको रीड करते करते हमने बाकी ऑप्शन भी रीड कर लिए, जिससे हमें ये पता लग गया कि ये वाले ऑप्शंस अगर माइंड में होंगे, रीड किए होंगे, तो हम बाकी ऑप्शंस को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, डांस नंबर्स आर इंक्लूडेड एज एन एक्सक्यूज टू ऐड टू द कलर एंड डैश ऑफ द शो, बट डांस इज मोर, क्या है, व्हेन इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। डांस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई है, पॉजिटिव थिंग की बात की हुई है। इज एनहेंसेस ना, प्राइज नो, अंडर एस्टिमेटिंग नो, इंट्रोड्यूस्ड नो, इन सम केसेस चला गया, स्पेक्टिकल नहीं, क्रिटिकल नेगेटिव है, इफेक्टिव और एरियाज, आंसर आएगा हमारा इफेक्टिव। थर्ड में इफेक्टिव है, सेकंड नहीं मिल रहा हमारे को, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। एन अर्ली एग्जाम्पल इज रिचर्ड रोजर्स ऑन योर टोज 1936, इन विच द स्टोरी अबाउट क्लासिकल बैलेट मीटिंग द वर्ड ऑफ जैज एनेबल्ड डांस टू बी। बी का मतलब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो है अंडर एस्टिमेट, प्राइस, एनहेंसेस, इंट्रोड्यूस्ड, यस ओनली इंट्रोड्यूस ही है। डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। इसलिए मैं कहता हूँ ब्लैंक के आगे और ब्लैंक के पीछे, आपको यकीन मानो 5 में से 1 और 2 ऑप्शंस तो डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन जब आपके ग्रामर रूल्स ही नहीं होंगे क्लियर तो हम नहीं कर सकते हैं इसको। फोर्थ, इन दैट वे डैश। अब देखो डैट के पीछे क्या लगता है, मैंने अभी आपको बताया क्या लगता है, एस या ई एस वाला। अब देखिए एस ई एस वाला कौन सा है, एक तो है एरियास, वर्ब के साथ एस या ई एस चाहिए, एनहेंसिस, और क्या है, कोई भी नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा, एनहेंसिस, लास्ट में यहाँ पर आ गया एनहेंसिस। एरिया वो वर्ब नहीं है, एनहेंस इज अ वर्ब और उसके पीछे एस या ई एस। देखो पहला भी निकल गया, तीसरा भी, फोर्थ और 5 सारे 5 हो गए, सिर्फ सेकंड वाला जो है वो अब हम चूज करते हैं। अब हमारा यहाँ पर दिमाग लगेगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ब्लैंक ग्रामर रूल के जरिए ही सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है गाइस, वो डिपेंड करता है। एक्चुअली काफ़ी सारे, देखो 5 में से 4 जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए, अप्रॉक्सीमेटली 80% हमारा सॉल्व हो चुका हुआ है क्वेश्चन। अगर आपको 8 ईच भी चाहिए तो भी, 6 ईच चाहिए उसके लिए तो बहुत अच्छे स्कोर, आपके हाईली चांसेस है कि अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक है, 7 ईच के लिए भी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा। देखो समझो, डांस नंबर्स आर इंक्लूडेड एज एन एक्सक्यूज टू ऐड द कलर एंड डैश ऑफ द शो। क्रिटिकल नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही है, नहीं आएगा, प्राइस भी नहीं आएगा, अंडर एस्टिमेट भी नहीं आएगा, अंडर एस्टिमेटिंग नहीं आएगा क्योंकि इज आर एम यहाँ पर लगा नहीं हुआ टू ऐड द कलर। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ स्पेक्टिकल। हालांकि मुझे नहीं पता लग रहा कि इसका आंसर स्पेक्टिकल आना है या नहीं आना है, बट जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं अगर हम उनको पुट करके देखते हैं वो तो जचते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आंखों के सामने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने पीछे अपलोड की थी, ज़रूर चेक कर लेना। रीज़न क्या है, सीरीज़ बना के रखी हुई है, उसके अंदर ग्रामर रूल्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्योंकि जब आपको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने होते हैं तो ग्रामर रूल्स की बहुत हेल्प आपको मिल जाती है, टेंसेस की। एक्चुअली में कई स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स या रीडिंग क्यों नहीं सॉल्व कर पाते, उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू अचीव गुड स्कोर्स इन योर पीटीई, स्पेशली इन रीडिंग सेक्शन। तो गाइस रूल नंबर 1, हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और उस क्वेश्चन को अपनी रियल लाइफ के साथ
जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अगर रियल लाइफ में जो चीज़ें करते हैं, जो हमारी समझदारी है, वही चीज़ अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन यू कैन सी थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग। यहाँ पर बात हो रही है ट्रैवलिंग की, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि क्या आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो। बोर्ड ऑफ गोइंग टू द सेम प्लेसेस डैश। ऑब्वियसली बात है, रियल लाइफ में अगर हम कहीं जगह पर जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या एक ही जगह पर बार बार जाते हैं, दोबारा जाते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है? टायरलेसली, अगेंस्ट, साइमल्टेनियसली, रैपिडली। अब आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी आंसर है ये, टायरलेसली। हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं थकावट के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको उसका मतलब पता हो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एक हल्का सा नोटिफिकेशन दे देते हैं, झलक दे देते हैं कि यार इसका ये वाला मीनिंग निकल सकता है। जैसे कि डिस एक ऐसा वर्ड है, डिस के पीछे जो लगा होगा वो सारे तकरीबन नेगेटिव ही होंगे, जैसे डिस्टर्बेंस, नेगेटिव, राइट। तो ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, टायरलेसली थक नहीं जाते हो, अगेंस्ट उसके मतलब अगेंस्ट नहीं हो, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ करना, रैपिडली। आंसर आएगा ये वाला, रैपिडली। रीजन क्या है? यहां पर बात कर रहे हैं थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, बोर्ड ऑफ गोइंग टू द सेम प्लेसेस रैपिडली। एक जगह के ऊपर बार बार जाना, उसके अगर आप बोर हो गए हो, देन वेलकम टू द ट्रैवल एजेंट्स ऑफिस इन द सिटी। The travel agents at Newcastle upon Tyne CBD are equipped with a dash of tour packages currently on offers and at discounted prices. Real life के साथ कर लो। यहाँ पर किसकी बात की गई है? हमें ब्लैंक के आगे, ब्लैंक के पीछे सिचुएशन क्या चल रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी रहता है गाइस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? बात हो रही है द ट्रैवल एजेंट्स एट न्यूकैसल अपॉन द टाइन CBD are equipped with a dash of टूर पैकेजेस। बहुत सारे टूर पैकेजेस की बात हो रही है। अब बहुत सारे को क्या कहोगे? ए आ गया। स्कार्सिटी मुझे मतलब भी नहीं पता। अब वैरायटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अच्छा कीवर्ड है ये आ सकता है। एंटरेज ना, वैरायटी दो बार दे दिया इसमें, यहाँ पर वैरायटी आएगा। यहाँ पर दो बार ऑप्शंस आ गए हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। इसका आंसर वैरायटी ही आएगा। तो मतलब हमें ये रट्टा नहीं लगाना है। यहां पर कुछ और लिख सकते हो आप, जैसे पैकेज लिख सकते हो। अब CBD are equipped with a package of tour packages ना, with a variety of tour packages, मतलब बहुत सारे टूर पैकेजेस की वैरायटी है, राइट। तो एक्चुअली में रीज़न क्या है अभी दो ऑप्शन एक आने का? हम ना कोशिश कर रहे हैं कि नए से नए क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाएं, सॉल्व करें, आपके आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट हो जाएं। तो हमारे को कई बार ना क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हमारे को मोटिवेट करता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आगे जाकर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया विद अ वैरायटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। With us, you will experience the best traveling experience of your life. Additionally, you will dash in saving the nature and the environment. अब देखो यहाँ पर क्या है, You will experience the best traveling। यहाँ पर सारा जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो accentuate ना, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना जो आपको अच्छा लगे। करेक्टर, यू नो अबाउट द करेक्टर, सटल नहीं पता, तो हम जो वर्ड हमारे को पता है वो पुट करके देखें क्या उसका आंसर निकलता है। जैसे एडिशनली यू विल डैश इन सेविंग, कंट्रीब्यूट इन सेविंग द नेचर एंड एनवायरनमेंट। आंसर आएगा हमारा इम्पार्ट। कई बच्चों को इम्पार्ट का मीनिंग नहीं पता होगा। देखो कुछ डिपेंड क्या करता है आपके लेवल के ऊपर, आपका टारगेट क्या है और लेवल क्या है। अगर आपका 6 इंच का टारगेट है तो इतना सिर खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 में से अगर आपके 2 या 3 सही हो जाते हैं ओके। और अगर आपका टारगेट 7 इंच और 8 इंच है तब आप रिस्क मत लीजिए, तब आपको हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल में पता होना जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
बिकॉज वी डोनेट अबाउट 10% ऑफ आवर प्रॉफिट्स टू द लोकल काउंसिल दैट क्लीन्स एंड डैश। अब देखो, आप गवर्नमेंट को या लोकल काउंसिल को क्या देते हो? टैक्स देते हो, पैसे देते हो टैक्स के रूप में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि काउंसिल जो है वो क्लीन करे और क्या करे, जैप्स, मुझे पता नहीं डिटेल्स ना, प्रोटेक्ट्स, यस यहाँ पर आएगा प्रोटेक्ट्स। हमारे को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेनिसिपेट्स मुझे मतलब पता ही नहीं इसका, हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे को ये आ गया, हमें ये ज़रूर पता था कि जैसे क्लीन्स एंड, क्लीन्स आ गया ना, एस वाला वर्ड आ गया, तो यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो भी एस वाला ही आएगा, लेकिन इसमें तो सारे एस वाले हैं। तो क्या करें हम, तब उसके इसके ऊपर हम ऊपर का मानने का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं ब्रेन। तो वो क्या कहता है, क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट्स। देखो, मुझे चाहे इनके मीनिंग ना पता हो, लेकिन अगर आप रियल लाइफ को इसके साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आपके आंसर जो हैं वो जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप 2 मिनट्स लीजिए, 2 मिनट्स के अंदर इसको देखिए, 2.5 मिनट भी ले सकते हो, बट ट्राई करना है हमें 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करें। नीचे कमेंट जरूर करना ताकि बाद में आपको पता लगे कि भाई मेरी कितनी गलतियां हुई हैं। सो योर 2 मिनट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स डू इट। इमेजिन, हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट रूल इज टू रीड द होल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द मीनिंग, रिलेट विद योर रियल लाइफ। इमेजिन hearing footsteps in the attic in the middle of the night when you are the only occupant of a big mansion. Now include thunderstorms and creaking doors with power dash sounds scary. पावर क्या चली जाती है जब थंडरस्टॉर्म आता है, तो दरवाजे खड़कने लग जाते हैं, तो लाइट जा सकती है। तो लाइट जाने के लिए क्या आएगा, फ्यूज ना आउटेज, यस इसका आंसर आपकी आंखों के सामने है। पावर लाइट्स, पावर मिसिंग ना, मिस नहीं होती, उसको हम ढूंढने नहीं जाते हैं, सीधी सी बात है। फील्स लाइक अ सीन ऑफ अ स्कैरी मूवी, द फियर इज इंड्यूस्ड बाय द डैश साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्क ऑफ ए फुली आर्टिस्ट। अब देखो, साउंड प्रोड्यूस हुई है कौन सी, एक अच्छी साउंड, देखो द फियर इज इंड्यूस्ड बाय द डैश साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्क ऑफ ए फुली आर्टिस्ट। एक ऐसी साउंड निकल के आती है जो कि मूवीज में आर्टिफिशियल साउंड बनाने के लिए काम आती है। तो एक अच्छी साउंड, अच्छी साउंड का मतलब क्या आ गया हमारा, ब्रिलियंट। ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ ए मूवी सीन एट ए लोकेशन ऑल साउंड्स कांट बी रिकॉर्डेड डैश। जब फिल्म की बात हो रही है, जब फिल्म की बात वो कर रहे हैं ड्यूरिंग ए
ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ ए मूवी सीन एट ए लोकेशन ऑल साउंड्स कांट बी रिकॉर्डेड इकट्ठी को क्या हम कहेंगे? सेरेंडिपिटियसली, ना भाई मैंने तो कभी वर्ड भी नहीं सुना। साइमल्टेनियसली, यस आंसर आएगा साइमल्टेनियसली। अब देखो, अब ये बड़े बड़े वर्ड मॉर्बिडली, प्रोवाइडेंशियली, हमारे को इनके मतलब पता नहीं है, लेकिन जिसका मीनिंग पता है कम से कम वो तो देखें। अगर देखो साइमल्टेनियसली का अगर आपको मीनिंग पता है, इकट्ठा, एकदम सारे काम इकट्ठे होना, साइमल्टेनियसली, आई एम रीडिंग एंड स्पीकिंग साइमल्टेनियसली, कुछ तरह इकट्ठे होना, जिसको उसको हम तो कह सकते हैं ना, यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये वाला आ सकता है। नॉट श्योर, कम से कम ये जो तरीका है तब काम आएगा जब आपके पास काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई सर हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जो हमारे को पता ही नहीं लगते, इनका मीनिंग क्या, आपको मीनिंग समझने की ज़रूरत है क्या? आप पहले उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए जिनका मीनिंग आपको पता है, और जिनका मीनिंग नहीं पता है, अब देखो दो, अब इसके अंदर आप देखिए कितने हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में मुझे एक ही का पता है, मुझे सिर्फ 25% पता है। अब मेरे पास डू और डाई वाला हिसाब है, 25% या 75%। अगर तो आंसर साइमल्टेनियसली है तो मेरा 100% सही हो जाएगा। सिचुएशन चेक करेंगे जो कि हुआ है सही, नहीं तो साइमल्टेनियसली को छोड़कर बाकी जो 3 बचे हैं उनमें से एक आंसर है। बट हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, याद रखना, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसके ऊपर आपको लगता है, कोई शक है कि भाई ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं करना। रीज़न क्या है? टाइम मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा। दे क्रिएट all the fear punching and kicking sound effects of a scary scene as well as the wind, rain and of the dash thunder in the background। यहाँ पर simultaneously आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात क्या हो रही है? दे क्रिएट, वो क्या क्रिएट करते हैं? फेयरफुल पंचिंग एंड किकिंग साउंड। मूवी के अंदर जब कोई जैसे स्केरी मूवी आती है, हॉरर मूवी आती है, तो वो आर्टिफिशियल खुद से सीन क्रिएट करने के लिए फेयरफुल पंचिंग एंड किकिंग साउंड को क्रिएट करते हैं ताकि जो सीन है वो स्केरी लगे। एज वेल एज विंड, रेन एंड ऑफ द डैश थंडर इन द बैकग्राउंड, जो कि पीछे आवाज़ आती है, आवाज़ को हम क्या कहेंगे? चीखना चिल्लाना आता है। आप देखा होगा कि भाई उसके अंदर आवाज़ आती है, ठीक है, इस तरह से, तो आप क्या लगाओगे आंसर इसका? रोरिंग। रोरिंग का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। तो देखो कितने अच्छे तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व किया। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना घर में बैठ के, ठीक है, और आप अभी सॉल्व करना, दिमाग लगाना। आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारी चीज़ें सीख ली होंगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगर कमेंट करोगे नहीं हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारी वीडियो आप देख रहे हो कि नहीं। काफ़ी जानों के मैं कमेंट देखता हूँ, वो लिखते हैं कि अच्छा लगा वीडियो, हमें और बनाओ। हमारे को भी मोटिवेशन आपसे ही आती है। और डे 4 का इंतज़ार करना गाइस। डे 4 के अंदर हम आपको बताएंगे सारा लिसनिंग सेक्शन, और लिसनिंग के सेक्शन कौन कौन से टॉपिक इनमें से और आ सकते हैं वो भी सारा हम इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कोचिंग लेना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड वाइड में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन पीटी कोर, पीटी एकेडमिक, पीटी यूकेवीआई, और जलंधर में हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूशन है और वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, सो ऑल द बेस्ट।